You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। जब तक बाकी लोग आते हैं एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। ये हमने फ्लूइड स्टैटिक पर ही एक क्वेश्चन दिया है। ट्राई दिस क्वेश्चन। जब तक बाकी लोग आते हैं फिर हम लोग फ्लूइड फ्लो स्टार्ट करेंगे। इस दौरान अगर किसी का कोई फ्लूइड स्टैटिक रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज आप उसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि फ्लूइड फ्लो जो पार्ट है एज फार एज द मेडिकल एग्जाम नीट इज कंसर्न्ड बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है और वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें समझने का बहुत ज्यादा बात है नहीं। फ्लूइड फ्लो के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं और वो आते हैं, उसको आंसर करना है। समझने का जो भी फ्लूइड के अंदर जो बात है वो इसी फ्लूइड स्टैटिक में है। प्रेशर कैसे, बाइंड फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे फोर्स लगेगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट को अपने को अगर करना है तो अच्छे से करना है। तो ये एक और क्वेश्चन है, जब तक बाकी लोग आते हैं मैंने दिया है, ट्राई करो, होता है अच्छी बात है। और कल मैं फिर से एक बार कहूंगा, श्रावणी आपने जो लॉजिक दिया था ना वो काफी बढ़िया था। दैट वाज ऑसम, वेरी वेरी गुड। फ्लूइड को वैसे ही देखना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी अगर चाहो वैसे ही देख सकते हो।
जिसका आंसर रेडी हो वो हैंड रेस करेंगे। पहला पार्ट तो आसान है, पहला पार्ट क्यों नहीं हो रहा? दैट इज वेरी इजी। अब बताएं फर्स्ट का सर आंसर क्या है फर्स्ट बच्चे? 200.04 न्यूटन। 200.04 न्यूटन, ऐसा? यस सर। ओके, और बी? सर बी कर रही हूँ। बराबर। सर मेरा बी का 0 न्यूटन आ रहा। कितना? 0? हाँ 0 बोल रहे हो क्या? ओके, लेट्स सी। नहीं सर 0 नहीं है सर, वो गलत हो गया था। 0 कैसे हो सकता है बताओ? हाँ श्रावणी बताइए। सर मेरा 12,000 न्यूटन आ रहा है। 12,000 न्यूटन, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कुछ पावर 10 का पावर कुछ आप देख नहीं रहे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैं बता दूं। ये सेंटीमीटर है, ये बता दूं। ये सब चीजें ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम बताइए। सर मेरा फोर्स 24 न्यूटन है। 24 न्यूटन, लेट्स सी। सर फर्स्ट वाले का। अच्छा, फर्स्ट वाले का, ओके। सेकेंड वाले का? सर वो कर रहा। हम्म, वो भी आंसर कीजिए आप भी। नक्षत्र, चैतन्य, चलिए मैं अब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, पता नहीं तुम लोग ने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा भाव दे दिया। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्लास फुल ऑफ वाटर एज अ बॉटम एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टॉप एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टॉप एरिया जो है वो भी सेम है, बॉटम एरिया भी सेम है। हाइट 20 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हाफ लीटर है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम। अगर हम फोर्स डायग्राम थोड़ा सा रियलाइज करें तो लिक्विड जो है वो बॉटम पर ऐसा फोर्स लगेगा। नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर देते हैं। लिक्विड जो है बॉटम पर कुछ ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा।
दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कितना? तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर लिखने हमको आता है, यहां पर डायरेक्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पी नॉट और पी नॉट प्लस एच रो जी, मतलब पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया, ये हमारा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पी नॉट हमको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵। हाँ आद्या बताइए। सर मेरा सेकंड का आंसर मेरा श्योर नहीं है, बट मेरा थोड़ा अलग आया सर। बताइए कितना है? 499.6। ओके, लेट्स सी। तो पी नॉट ये 1 इंटू 10⁵ है, एक्चुअली 1.01 होता है, लेकिन क्वेश्चन में डेटा गिवन है, हम यही यूज करेंगे। प्लस एच 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। रो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू जी 10, और इसके साथ एरिया मल्टीप्लाई है 20 इंटू 10⁻⁻⁴। तो पहला वाला जो आंसर है वो काफी, यहाँ पर 10⁻³ ये 10, ये हमारा एक 10 यहाँ से लेंगे, हम इसको 10⁵ के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, ताकि ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाए। तो 2 डिवाइड बाई 100 इज 0.02, मतलब यू कैन सी ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 इंटू 10⁵ 0.02 इंटू 10⁵, 10⁻³ 10, 10⁻⁴, एक 10 हमने यहाँ से ले लिया तो 10⁵, और 2/100 को 0.02 लिख दिया, इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁵ इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁵ और -4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, मतलब कायदे से देखा जाए तो 1.02 इंटू 20 10, ये सिचुएशन है। डेसिमल हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, ये 0 ये कैंसिल आउट होगा, और हमारा जो फोर्स आएगा वो 2 इंटू 102, मतलब 204, ये फोर्स आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ किया आपने। सर वो अंदर की टर्म 12,000 होनी चाहिए। क्या? सर जो प्रेशर है वो 12,000 होना चाहिए था। क्यों? सर 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू एच जो 1/5। 10⁻⁵, एक मिनट देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने सारे टर्म लिखे हैं, एक एक करके ध्यान से देखो, हो सकता है मेरा गलती हो। ये 10⁻⁵ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। H 20 सेंटीमीटर था तो 20/100, रो 10⁻³ जी 10, तो 10 इंटू 10⁻³ ये 10⁻⁴, एक 10 हमने इसमें से ले लिया 10⁻⁵, 2/100 को 0.02, ठीक तो लिखा है। हाँ ठीक है सर। पहला का आंसर है एक्सक्यूज मी सर। 204। हाँ बोलिए। सर वो सेकंड का आंसर मेरा वो गलत हो गया, उसका आई थिंक 12,000 के आसपास ही होना चाहिए आंसर। 12,000 न्यूटन, ऐसा? लेट्स सी। सर एग्जैक्ट 12,000 के आसपास। ओके, देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर अपना 204 न्यूटन है। आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ए इज 204 न्यूटन। अब इसमें सेकेंड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। ये जो लिक्विड है, हम लिक्विड का एफबीडी बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कंटेनर का नहीं, लिक्विड का। बहुत बार हम लोग कंटेनर का, जैसे अभी जो डायग्राम दिख रहा है तुमको ऊपर में, ये कंटेनर का एफबीडी है, कि कंटेनर के ऊपर हम फोर्स दिखा रहे हैं। अब हम लिक्विड का एफबीडी बनाने वाले हैं, और इससे बहुत सारी चीजें, लिक्विड का शेप हमने सेम ही रहने दिया, बस कंटेनर को अलग कर लिया। ठीक है, कंटेनर हटा के जो लिक्विड है वो उसी का, ये ऐसा लगभग एक लमसम ये लिक्विड है। इसके ऊपर फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं, ध्यान से देखो। एक तो अपवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है पी नॉट,
और उसके कारण एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको हम लोग बोलेंगे F1। मैं इसको सीधे P0 A जो भी एरिया यहाँ पर है इसको मैं नाम दे देता हूँ F1। ये कौन लगा रहा है? एटमोस्फेयर। मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोग इसको समझ में आए। अप्लाइड बाय एटमोस्फेयर। दूसरा, बॉटम के ऊपर जो लिक्विड का बॉटम है उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, ये उसको बोलेंगे हम लोग F2। ये कौन लगाएगा? अप्लाइड बाय द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का बॉटम है वो इसके ऊपर लगा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब लिक्विड इसको नीचे की तरफ लगाएगा तो बॉटम ऑफ कंटेनर उसके ऊपर की तरफ लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये F2 यही तो हमने कैलकुलेट किया है। ये हमारा है 204 न्यूटन। यही तो अभी कैलकुलेट किया हमने। और ये P0 इंटू ए वी कैन कैलकुलेट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वी विल डेफिनेटली कैलकुलेट। लेकिन सिर्फ यही दोनों फोर्स नहीं है, अभी रुको। तीसरा फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, वेट। ग्रेविटी इसके ऊपर लगा रहा है लिक्विड के ऊपर, वेट W। और चौथा, ये जो साइड, ये सब इसके ऊपर लगा रहे हैं। ये साइड वॉल ऑफ कंटेनर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब इन सब का रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा? क्योंकि हमने बाइंड फोर्स पढ़ा है तो हम जानते हैं कि ये ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर हमको श्योरिटी नहीं है कि किधर होगा, ये जो तीसरा मतलब चौथा फोर्स हमने दिखाया, हमने कौन कौन से फोर्सेस दिखाए, मैं फिर से देखो दिखा देता हूँ। F1 ये कौन लगा रहा है? एटमोस्फेयर। F2 कौन लगा रहा है? बॉटम ऑफ कंटेनर। W ये अप्लाइड बाय अर्थ है। अप्लाइड बाय अर्थ। और ये चौथा, ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ होगा मुझे नहीं पता, मैं अभी के लिए ले लेता हूं ऊपर। ठीक है, दैट फोर्स इज लेट से, और यही हमको निकालना है F4। लेकिन ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये हमको पता होना चाहिए कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड F net must be equals to 0। अब हमने F1 निकाल दिया वैल्यू, F1 का वैल्यू निकाल दो। F1 क्या हो जाएगा? तो P0 इंटू ए 10⁵ इंटू 20 सेंटीमीटर 20 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200 न्यूटन। 10⁻⁻⁴ ये 10⁵, ये मल्टीप्लाई होके 10 बनाएगा 200, तो ये 200 न्यूटन ये एटमॉस्फेयर लगा रहा है। F2 हमने ऑलरेडी वहां पर भी लिखा है, यहां पर फिर से लिख देता हूं 204 न्यूटन। वेट। अब ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट यहां पर है, तुम लोगों ने शायद उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। हाफ अ लीटर, आधा के अंदर है। अगर ये नहीं दिया जाता तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता, फिर हमको कंटेनर का वॉल्यूम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती। तो यहाँ पर हाफ लीटर दे दिया गया है, यानी कि आधा kg। इसलिए W जो होगा वो हाफ इंटू G मतलब 5 न्यूटन mg। अब देख लो, फॉर इक्विलिब्रियम F4 प्लस ऊपर की तरफ और कौन सा फोर्स लग रहा है? तो F2 लग रहा है, and that must be equals to F1 plus W। This implies F4 जो कि निकालना है F1 plus W minus F2। F1 कितना है? 200 प्लस W कितना है? 5। ये हो जाएगा 1 न्यूटन। अब मेरे को ये पूछना है कि हम लोग फ्लूइड स्टैटिक इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने में कहाँ कहाँ दिक्कत आया ऑनेस्टली, क्योंकि किसी का आंसर सही नहीं है, किसी पार्ट में सही नहीं है। तो मेरे को ये बात पूछना बनता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आई, बताइए। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है पहले तो वही बताएं,
आफिया, आपका आंसर सबसे पहले आया था, क्या गलत किया आपने फर्स्ट क्वेश्चन में? क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपली प्रेशर निकालना है और ये से मल्टीप्लाई करना है। तो एक जो गुंजाइश है कि वो 10 टू द पावर का कैलकुलेशन, अगर वो गलती हुआ है तब तो ठीक है, अपने को अगले बार से केयर करना है, लेकिन इसके अलावा कोई और मिस्टेक हुआ है तो क्या हुआ बताइए। सर वो रो जी एच के टर्म में 20 इंटू 10 की पावर -2 था, तो मैंने 10 की पावर -4 ले ली। हाइट को भी आपने एरिया की तरह 10 टू द पावर -4 डाल दिया है ना? ओके मल्हार, आपका क्या रॉन्ग हुआ? सर वो पहले वाले में मेरा 12,000 आ गया था, और दूसरे वाले में मैंने पी नॉट को मैंने इंक्लूड करना भूल गया था, इसलिए मैंने बस वो वेट और नॉर्मल फोर्स को इंक्लूड किया था, इसलिए। आधे आपका क्या रॉन्ग हुआ? सर वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें सर मतलब मैंने साइड वॉल्स का पूछा था ना, तो मैंने एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का निकाल लिया फोर्स, एंड देन साइड वॉल्स का रो जी एच बाई 2 किया, और उसको एरिया से, और उसको एरिया सर नहीं, एरिया वो जो बाजू वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना उसको मैंने स्फेरिकल पकड़ लिया, एंड फिर उसको 4 पाई r² से मल्टीप्लाई करके क्या क्या आंसर आ गया मेरा, उसकी वजह से 12,000 के आसपास मिला था, इसीलिए सर रॉन्ग हो गया वो। नहीं, आप लोग ने अभी तक चीजों को तरीके से लेना, मतलब इस क्वेश्चन को उस तरीके से लिया ही नहीं जैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसलिए इतना सारा कंफ्यूजन हुआ। देखो, अगर हमको, अगर ये वॉल्यूम नहीं देता ना ½ लीटर, तो जैसे मैंने पहले बताया था और कल भी इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि यहां से यहां तक ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, हमारा जो बेस का फोर्स है वो सिर्फ इसी लिक्विड को बैलेंस कर रहा है। इसके अंदर जितना लिक्विड है इसी के वेट को ये जो बेस है ये मैनेज करता है। ये जो लिक्विड इधर साइड में बच गया और इधर साइड में बच गया है, इस पूरे लिक्विड का जो वेट है वो कंटेनर का वॉल इसको मैं, तो अगर हम चाहें तो इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा कंटेनर के अंदर कितना लिक्विड है ये हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो हम माइनस करके ये वॉल्यूम जो कल निकाल रहे थे वो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में ये ½ लीटर दिया हुआ है। ये ½ लीटर नहीं देता तो फिर अपने को इसका वॉल्यूम निकाल के और इसको माइनस करके वगैरह वगैरह करना पड़ता, जो कि एक टीडियस टास्क था। तो कल इसी तर्ज पर हमने क्वेश्चन किया था, रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर था, तो वहां पर हमने बेस से जो सिलेंडर बनता है बेस एरिया से, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसका वेट के को मैनेज करता है, बैलेंस करता है हमारा जो भी उसका कर्व सरफेस है। अगर सिलिंड्रिकल कंटेनर ना हो के किसी भी शेप का कंटेनर, तो उसके ऊपर लिक्विड कितना फोर्स लगाता है या कंटेनर कितना फोर्स लगाता है, ये हमने कल देखा था। तो ये सब क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल है। हाँ बोलिए। सर मेरा एक बैरोमीटर से रिलेटेड डाउट था। हाँ बोलो। सर उसमें वो क्वेश्चन में बैरोमीटर दी हुई थी एंड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट थी, एंड बोला था कि जो ऊपर से थोड़े हाइट पर हमने होल डाला है, प्रिक किया है, तो हाँ मर्क्यूरी हाँ, का क्या सिचुएशन रहेगा उस टाइम पर? मतलब यहां तक मर्क्यूरी लेवल है, ये 76 सेंटीमीटर है ना? अब हाँ सर, होल और उस जो, यहां पर है ऐसा, हाँ हाँ ठीक है? तो जैसे ही तुम यहां पर होल कर दिए ना, तो यहां पर प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। हाँ यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, जबकि यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां से नीचे आए तो यहां पर प्रेशर 0 है, और यहां पर आएंगे तो दिस एच इज नॉट 76, 76 तो यहां पर है, ये प्रेशर के बराबर है। जैसे हमने इसको ओपन कर दिया तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर एक तरीके से कम है, तो ये क्या करेगा, बाहर का
प्रेशर ये लिक्विड को पुश करेगा और इसके नीचे ये पूरा लिक्विड खाली हो जाएगा और वो हमारा इंटरेस्टिंग, ये काफी बढ़िया हो रहा है। ये देखो कि अगर हमने यहाँ पर इसको ना, तो इसकी जितना भी मर्क्यूरी का लेवल था ये और ऊपर ये जाएगा, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा और यहाँ के नीचे पूरा मर्क्यूरी जाएगा, इसके नीचे मर्क्यूरी रहेगा ही नहीं। ये कुछ ऐसा सिचुएशन होने वाला है, मर्क्यूरी इसी पार्ट में रह जाएगा सिर्फ। और हो सकता है कि ये गैप जीरो हो जाए, डेफिनेटली जीरो होगा, हो सकता क्या जीरो ही होगा, मतलब कायदे से ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी जहां से हमने होल किया है ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये नीचे ये मर्क्यूरी का लेवल है। हाँ देखा ये क्वेश्चन सर वो कुछ ऐसे, HCV के शॉर्ट आंसर्स में था। हाँ ऐसा हो जाएगा ये। क्यों? देखो एक बात तो तुम लोग हमेशा याद रखना कि जहां भी हम होल, बल्कि बताया भी था कि अगर इस पोर्शन में होल कर दें तो यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और ये पूरा लिक्विड फॉल हो जाएगा। क्योंकि बॉटम में देखो, जहां पर हमारा बॉटम है ट्यूब का, यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है पी नॉट, और ऊपर से भी अगर पी नॉट ही लगने लगे तो इसके वेट को बैलेंस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा। तो जो भी हाइट ऑफ मर्क्यूरी है वो जीरो हो जाएगा अगर हम ऊपर से होल कर दे तो। अब हम ऊपर से होल नहीं कर रहे हैं, हम कहां से कर रहे हैं? नीचे से, कहीं एक बीच में हाइट से। तो यहां पर ये डायरेक्ट ओपनिंग हो गई और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। क्यों कम है? हमने अभी प्रूफ किया कि यहाँ पर प्रेशर जीरो है और H हमारा 76 से कम है, तो इस यहाँ पर मर्क्यूरी का प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? इसको पुश करेगा। अब ये नीचे, ये लिक्विड नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा। तो यहां से जितना ऊपर ये जो मर्क्यूरी का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको पुश कर रहा है। अब ये 76 सेंटीमीटर से तो छोटा हाइट है, हमने 76 सेंटीमीटर से छोटा हाइट मेंटेन किया है, इसलिए ये जो फोर्स है P नॉट इंटू ए, ये इस हाइट को बैलेंस कर देगा। और जो भी बात होगा, ये जो वॉल है ये हमने ट्यूब को पकड़ के रखा है किसी चीज से, तो ट्यूब के कारण एक फोर्स लगने लगेगा जो कि P नॉट ए को बैलेंस कर देगा और इसके नीचे पूरा टब में आ जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा। आई बात समझ में? सर वो लेकिन वैक्यूम वाले एरिया में ऊपर वाला पार्ट क्यों चला गया, वो नहीं समझा मुझे। नीचे से प्रेशर P नॉट लग रहा है, ऊपर से कोई प्रेशर ही नहीं है, तो लिक्विड कहाँ जाएगा? जहां प्रेशर है, प्रेशर उसको ढकेल रहा है ना, एयर उसको ढकेलेगा ना। बैरोमीटर जब हमने बनाया था हाँ सर। तो वो तो पूरा भरा हुआ था ना मर्क्यूरी से, वो तो वेट के कारण नीचे आ रहा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर तक ही हाइट को बैलेंस कर सकता है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता तो हो सकता है लिक्विड नीचे ही नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने वहां होल किया तो नीचे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगा ना, तो नीचे वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ऊपर पुश कर देगा ना, और ऊपर तो वैक्यूम है। अब कहोगे सर इसका वेट भी तो है, ये जो लिक्विड है इसका वेट तो कम है ना, ये हाइट इज लेस देन दिस, H इज लेस देन 76 सेंटीमीटर, इसका वेट P नॉट इंटू ए से कम होगा, इसलिए इसको ऊपर ढकेल देगा। इसका वेट इज लेसर देन द वेट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज लेसर देन P नॉट इंटू ए, इसलिए वो ऊपर पुश होकर दीवार के साथ चिपक जाएगा और दीवार फिर उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा, जो कि इसके लिए जरूरी है। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गया। आई बात समझ में? हाँ सर। जहां भी ओपनिंग बनाएंगे वो ओपन टू एटमोस्फेयर हो जाएगा और वहां पर प्रेशर P नॉट हो जाएगा। ये एकदम से
गांठ बांधनी है, क्योंकि आगे भी इसका यूज करेंगे हम। फ्लूइड फ्लो में इसका यूज कर होने वाला है बार 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 बार। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मल्हार बताइए। सर वो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन क्रॉस चेक करना था। यही वाला था ना? नहीं, हाँ ये वाला। ये वाला टेंशन इन द कॉर्ड। तो मेरे पास कहीं होगा इसका आंसर, एक बार मैं निकाल लेता हूं। तुम बताओ क्या आंसर आया। सर मेरा टेंशन 20 न्यूटन आया था। एक मिनट। टेंशन 20 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर है। एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉड, टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉड आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻²। हाँ सर। किसी और ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? किसी ने नहीं? चलिए इसको अपन कर लेते हैं। एक्सक्यूज अच्छा मी सर। क्वेश्चन। सर क्या आप इसको नेक्स्ट क्लास में करवा सकते हैं? मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है। ये फ्लूइड स्टैटिक वाला जो पार्ट है, इसको आप लोग सीखने के हिसाब से ही करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर तुम देखोगे कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं आते। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फ्लूइड एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसमें फ्लूइड स्टैटिक से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। इसी में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कि पूरे मैकेनिक्स जो हम 11th में पढ़ते हैं, उस पूरे मैकेनिक्स में सबसे कम कौन से मैकेनिक्स से क्वेश्चन आता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसको सीखने के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम में इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन की उम्मीद मत करिए। अब ऑब्वियस बात है, AITS में अगर यही चैप्टर आ रहा है तो क्वेश्चन बनेंगे ही। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम देखोगे तो जितना तुमको रोटेशन में मिला, 1D में मिला, 2D में मिला, न्यूटन्स लॉज में मिला, वर्क एनर्जी पावर में मिला, उतना फ्लूइड से क्वेश्चन नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो आज जो हम लोग चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड फ्लो, उससे मिलता है। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि बच्चे को बहुत जल्दी समझ नहीं आता, तो इसलिए नीट में इसकी डिफिकल्ट हो जाता है। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, सीधे सीधे प्रेशर पूछ दिया जाए, एक दो स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछ दिए जाए तो ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में स्टेप्स ज्यादा लगते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो का मतलब है कि कंटेनर के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब पाइप है उसके अंदर पानी बह रहा है, ऐसा नदी पानी बह रहा है। और हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड, अभी तक हमने आइडियल फ्लूइड, वैसे फ्लूइड पूरे स्टैटिक पूरा आइडियल फ्लूइड के लिए, जब तक कि हम लोग विस्कोसिटी वगैरह डिस्कस ना करें। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। ग्लिसरीन, हनी, ये सबको देखोगे ना, तो जैसे मान लो हनी है, सुबह सुबह अगर हनी के सीसी से ऐसा हनी निकालने की कोशिश करोगे तो काफी थिक जैसा गिरता है। पानी अगर जैसे पानी गिरता है वैसे नहीं गिरता। केरोसिन ऑयल वो और ज्यादा नॉन विस्कस है। तो बेसिकली जो लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स जब मूव करती हैं, तो वहां पर विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोग जिस फ्लूइड के बारे में इस पार्ट में बात करेंगे वो इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, मतलब वो ऐसा मूवमेंट नहीं होना चाहिए।
नॉन विस्कस, विस्कस मतलब फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट। तो वैसे तो लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, कांस्टेंट डेंसिटी, लेकिन फ्लूइड में हम लोग एयर की भी बात करते हैं और एयर का डेंसिटी चेंज किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। इसलिए ये जो पार्ट है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लो। कंटेनर से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक मतलब स्पेशल टाइप ऑफ फ्लो है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टीडी एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टीडी फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन, ये दो वर्ड को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल का कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। न्यूमेरिकल आएगा तो एक ही फॉर्मूले से आएगा। क्या होता है स्टीडी फ्लो, और इसके अलावा बहुत सारे और फ्लो होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, स्टीडी फ्लो का उल्टा होता है टर्बुलेंट फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, बहुत तरह तरह के फ्लो होते हैं। हम लोग को सबसे सिंपल वाला जो फ्लो है वही पढ़ना है। सोचो इस तरह से एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप बोल लो, नदी बोल लो, टॉप व्यू बना रहे हैं ऐसा। अभी के लिए पाइप ही समझो। यहां पर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से क्रॉस सेक्शन 1, और यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लिया दैट इज द परपेंडिकुलर टू फ्लो, ये क्रॉस सेक्शन है 2। स्टीडी फ्लो का एग्जैक्ट मतलब क्या है? अच्छा बताओ, कितने लोग मुंबई गए हो? मतलब इसको थोड़ा रियल लाइफ से हम रिलेट करना चाहते हैं। अगर तुम लोग गए होगे मुंबई के अलावा भी कोई और जगह पर जाने का बात हो सकता है, लेकिन हमने इस चीज को मुंबई में रियलाइज किया और मेरे को बहुत मजा आता था जब हम मुंबई में फ्लूइड पढ़ाते थे क्लास में। सारा प्रैक्टिकल रेलवे स्टेशन पर ही हो जाता है वहां। एनीवन? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के टाइम पर जो प्योर ऑफिस टाइम होता है, 8 से 11 के बीच कोई भी स्टेशन, अंधेरी, दादर, इस तरह का, जानते उस वहां पर क्या है कि वहां पर एक पैटर्न होता है। मतलब जैसे ट्रेन से उतर गए, तो ट्रेन से उतर गए तो जो ओवर ब्रिज पर चढ़ के हम लोग को बाहर निकलना होता है, तो ओवर ब्रिज पर पैटर्न है। क्या पैटर्न है? उस ओवर ब्रिज पर एक साइड से लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं और दूसरे साइड से लोग उतर रहे होते हैं। जितने लोग ट्रेन से उतरते हैं लगभग उतने ही लोग चढ़ भी जाते हैं। तो वो जो कंडीशन है कि जब लोग चढ़ रहे उतर रहे, वो टर्बुलेंट कंडीशन है, वहां की बात नहीं कर रहा मैं। दैट इज टर्बुलेंसी, वो रैंडम होता है। लेकिन जब हम स्टेयर पर मूव कर रहे होते हैं तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम लिस्ट रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाएंगे। और वो क्या तरीका है? व्हाट इज दैट वे? वो तरीका है अपने सामने वाले को फॉलो करते रहो। वेरी सिंपल। तुम जब चल रहे होगे तो तुम्हारे सामने कोई होगा, जैसे जैसे वो जा रहा है बस चलते चले जाओ उसके पीछे पीछे। वो पूरी लाइन बनी हुई है और तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा फॉलोअर है, उसके पीछे उसका फॉलोअर है, ऐसे करते करते सब एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं। और अगर ऐसे चलते गए तब तो ना कोई ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, ना कभी टकराओगे, बाहर निकल जाओगे। और जैसे ही तुमने सोचा कि लेन चेंज करके थोड़ा सा इधर से निकलने की कोशिश उधर से, तो वो सुबह के टाइम में जैसे 6-7 बजे तो ठीक है, फिर भी खाली रहता है पूरा स्टेयरवे। लेकिन अगर हम 9 बजे, 11 बजे, इसके बीच में अगर ये सब कर रहे हैं, बुरी तरह से कुचल जाओगे। वहां पर इतना क्राउड होता है। हमने 1.5-2 साल अपने मुंबई में निकाले हैं और उसमें हमने ये चीज रियलाइज करी। तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने प्रीडिसेसर, इसको बोलते हैं जो अपने सामने, उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर, उसको फॉलो करता हुआ अगर चले तो उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और ये बहुत जगह दिखता है। ये एक मतलब पर्टिकुलर कंडीशन है। वाटर हमेशा स्टेडी फ्लो में नहीं फ्लो करता। जैसे ऊपर से झरने का पानी नीचे गिर रहा है, दैट इज नॉट स्टेडी फ्लो। टैप वाटर को हमने तेज खोल दिया, दैट इज नॉट स्टेडी फ्लो। पानी ऐसे बिखर रहा है। लेकिन जब टैप को हम बंद करते हैं
और जैसे जैसे पानी कम होने लगता है तो तुम देखोगे एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल पानी ऐसे धार बनाता है, इस टाइप से। अब ये स्टेडी फ्लो के तरफ मूव कर रहा है। जब हम टैप को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और बंद करने के कंडीशन में लाते हैं तब पानी बिल्कुल ऐसे गिरने लगता है। नाउ दिस इज लाइक स्टेडी फ्लो। जैसे और एग्जांपल मैं तुम लोग को देता हूँ, पहले तुम लोग उसको समझ जाओ कि एक्चुअली है क्या, फिर मैं मैथमेटिकली और टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगा कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं, अगर फैन नहीं चल रहा हो ना, अगरबत्ती का धुआं देखे हो कैसे, धुआं का क्या है, धुआं का तो कुछ नहीं है, मतलब उसको ऐसे हल्का दे दो, मतलब तुम हल्का सा उसको ऐसे हवा दे दो तो वो बिखर जाए। लेकिन अगर रूम के अंदर कोई खास हवा एयर का मूवमेंट नहीं हो, खिड़की बंद हो, तो तुम देखो अगरबत्ती का धुआं कैसे निकलता है, ऐसे ऐसे फॉलो करता हुआ सब एक दूसरे को जाते हैं। इस तरह का जब भी मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तुम लोग ड्राइव करते होगे, ट्रैफिक जैम लग गया, उस समय सबसे इजीएस्ट तरीका है कि अपना लेन फॉलो करते रहो। मान लो 4 व्हील ड्राइव पर, स्कूटी तो खैर कहीं से निकालते हैं लोग, लेकिन अगर 4 व्हील ड्राइव कर रहे हो और मान लो 4 लेन 6 लेन कोई रोड है तो चेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर होना तय है। अपनी लेन को पकड़े रहो, तुम्हारा चलेगा, जैसे जैसे वो चलेगा वैसे वैसे तुम चलते चले जाओ। ये जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये सब स्टेडी फ्लो है। और स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि अपने आगे वाले को फॉलो करना है। मान लेते हैं कुछ में, अब टेक्निकल टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं, एक मॉलिक्यूल है जो यहां से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और वो जब यहां पर इसकी वेलोसिटी यहां पर कुछ रही होगी, लेट्स से कुछ इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ रहा होगा, लेट्स से मैंने उसको नाम दे दिया v1। अब यहां पर जब वो आया तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो सकती है, यहां से जब जा रहा होगा तो वेलोसिटी ऐसे हो सकती है। इसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर। और जब यहां से निकल रहा था तो इस पॉइंट से निकला और उस समय इसकी वेलोसिटी थी लेट्स से कुछ v2। और जिस रास्ते को ये फॉलो करता हुआ गया, अब मैंने अगर उसको एक सोचो एक इंक लगा देते, वो इंक लाइन अपना छोड़ता चला जाए कि कहां से हो जा रहा है, तो ऐसा एक लाइन बनता है। इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल इस पॉइंट से पास करेगा वो एग्जैक्टली यही वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम लेता हुआ उसी पॉइंट से पास करेगा। मतलब अब ये तय है कि अगर ये स्टेडी फ्लो है तो इस पॉइंट पर जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो यही रास्ता को ओबे करेगा, यही वेलोसिटीज लेता हुआ यहीं से पास करेगा और v2 से पास करेगा। अगर कोई और पॉइंट की बात करें सपोज यहां, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी, जैसे यहां पर हम कुछ v1 डैश वेलोसिटी ले लिए, अब ये अलग अलग वेलोसिटी इधर ऐसे 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 करके ये यहां से पार कर रहा है, तो इसका भी एक पाथ बनेगा। और इसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल इस पॉइंट पर आता है तो वो भी यही फॉलो करता हुआ यहीं से निकलेगा, इसका भी वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये v1 कांस्टेंट नहीं है, v1 उस पॉइंट पर वेलोसिटी है जहां पर एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके बाद आने वाले मॉलिक्यूल का भी उस पॉइंट पर वही वेलोसिटी होगा जो उसने लिया था। और जैसा जैसा वेलोसिटी चेंज उसके साथ होगा उसके बाद वाले के साथ भी वही होगा। जिस पाथ पर वो मूव करके गया था वही पाथ पर अगर इसके पीछे वाला भी मूव करता हुआ उसी पॉइंट से पास कर जाएगा। और इस तरीके से हर एक पॉइंट जो इस क्रॉस सेक्शन 1 पर हम लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पर भी एक पॉइंट होगा, और ये सारे अगर पाथ अगर हम बना दें, ज्वाइन कर, तो यही बन जाता है स्ट्रीम लाइन। बोलने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप कंसीडर कर रहे हैं तो बहुत सारे स्ट्रीम लाइंस बनेंगे, बहुत सारे। और इंटरेस्टिंगली कोई भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगा, याद रखना।
नो स्ट्रीमलाइन गोइंग टू कट ईच अदर। यहाँ पर स्ट्रीमलाइन थोड़ी डेंस हो जाएंगी, वहां पर थोड़ी कम डेंस होगी, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई भी स्ट्रीमलाइन कट नहीं करेगा। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रीमलाइन होगी और मॉलिक्यूल्स वैसे फ्लो करते जाएंगे। और कोई भी मॉलिक्यूल जो यहाँ पर जो वेलोसिटी ले रहा है, वही मॉलिक्यूल जो दूसरा आएगा उसके उस पॉइंट पर वो वही वेलोसिटी लेगा, वही पाथ फॉलो करेगा, उसी वेलोसिटी से यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर इस तरह का कंडीशन किसी भी लिक्विड में मेंटेन हो रहा है तो वो स्टेडी फ्लो है। और इस तरह के पाथ को अगर हम ज्वाइन करके एक इमेजिनरी पाथ बनाते हैं तो इन सारे लाइंस, ये जो लाइन बनती है इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, और इसी को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो, हम लोग स्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। हमारा जितना भी फ्लूइड का फॉर्मूला है वो इसी तरह के फ्लो के लिए डिफाइंड है। अगर स्टेडी नहीं हुआ तो क्या हुआ, टर्बुलेंट फ्लो होगा। यहाँ का मॉलिक्यूल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, यहाँ का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई स्ट्रीमलाइन नहीं बन रहा है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है। और ये कब होता है, जैसे मान लो ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, या फिर टैप को हमने बहुत ओपन कर दिया, एकदम सबसे ज्यादा ओपन कर दिया, तो एकदम पानी ऐसे बिखर बिखर के निकलता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। एक बार लिक्विड इधर आ गया और एक बार लिक्विड पीछे भी चला गया, दाएं चला गया, बाएं चला गया, कभी दूर गया, कभी पास गया, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। और उस तरह के मूवमेंट को हम फिगर आउट नहीं कर सकते। टर्बुलेंट फ्लो उसको बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी का जस्ट उल्टा होता है टर्बुलेंट। तो अगर टैप वाटर को अगर हम तेज खोल दें तो देखोगे ये कुछ, जैसे मान लो ये टैप, तो इस तरह से ऐसा अलग अलग शेप, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार शेप सेम होगा, कभी इधर पानी निकल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऐसे बिखरता हुआ पानी निकलेगा। तो ये हमारा हो गया टर्बुलेंट फ्लो। और नहीं तो इस तरह से जब हम स्पीड को थोड़ा कम में रखेंगे, टैप को थोड़ा कम खोलेंगे, तो एक फ्लो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा, जिसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो इज अ टाइप ऑफ फ्लो, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्टेडी फ्लो is a type of flow in which molecules of liquid follow its predecessor in every aspect. अपने सामने वाले को हर तरीके से फॉलो करना। और ये बहुत आसानी से तुम देख सकते हो। कभी कभी हम लोग तो नॉर्मल डिस्क्रीट पार्टिकल अपने आप को समझते हैं। सिंहस्थ जानते हो तुम लोग? सिंहस्थ उज्जैन में एक बार कुंभ हुआ था। कोई बहुत बड़ी गैदरिंग में कभी गए हो? बहुत बड़ा गैदरिंग, मतलब बहुत बड़ा गैदरिंग कभी? कोई बहुत बड़ा नेता आया और लाखों लाख लोग जमा हुए हैं, और वहां से निकलने का जो रास्ता है वो काफी पतला है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ओपन एरिया है, चारों तरफ से लोग ऐसे निकल रहे हैं, नहीं, एक कोई रास्ता है जिससे लोग निकल रहे हैं। या फिर कोई इस तरह से बड़ा मेला लगता है, सिंहस्थ कुंभ, हमने तो बहुत बार ऐसा चीज देखा हुआ है। ट्रैफिक, ये जो गाड़ियां चलती हैं, कभी इसको मतलब हाई राइज बिल्डिंग, पुणे में तो बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, अगर पुणे जाने का कभी मौका मिले तो कभी 40th फ्लोर, 45th फ्लोर, इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग से जो सबसे क्राउडेड वाला जो ट्रैफिक है उसको तुम देखने की कोशिश करोगे ना, तो बिल्कुल वाटर मूवमेंट की तरह होता है। तब तुमको गाड़ियां नहीं दिखेंगी, एक एक छोटी छोटी, जैसे 40 फ्लोर चले गए तो गाड़ी, अब एक एक इंडिविजुअल गाड़ी नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे पानी बह रहा है। प्लेन से, मतलब मैंने ये चीज प्लेन से ऑब्जर्व करी है। जब प्लेन, एक बार क्या हो रहा था कि मैं बेंगलोर से कोलकाता आ रहा था, तो उसका बीच में वो था, हॉल्ट था, चेन्नई। तो वो क्या हुआ कि
चेन्नई में जैसे ही वो लैंड करने का बात हुआ तो शायद वो रनवे खाली नहीं था। पायलट ने क्या किया कि समुद्र से ऐसे उसको टर्न यू टर्न 360 डिग्री टर्न मारा। जैसे काफी नीचे आ गया था प्लेन, लेकिन उसको हाईवे अभी खाली नहीं मिला या जो भी, तो उसने क्या किया कि वो चेन्नई बिल्कुल एकदम समुद्र के पास है, तो समुद्र से जाके और उसने यू टर्न मारा, और प्लेन उसमें काफी नीचे था और ट्रैफिक दिख रहा था बिल्कुल चेन्नई का। तो वहां पर जो गाड़ियां मूव कर रही थी ना, शाम का टाइम, रात का टाइम था 8-9 बजे के आसपास, तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे लाइट फ्लो कर रहा है, मतलब सब सारी गाड़ियों की लाइट जली हुई थी और ऐसा चल लग रहा था कि जैसे सांप की तरह गाड़ियां फ्लो कर रही है, मूव कर रही है ऐसे। तो गाड़ी इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटी, मतलब एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, लेकिन जब तुम ऊपर से देखते हो ना और क्राउडेड जगह हो, तो ये गाड़ियां जो है ना वो बिल्कुल जैसे सांप, मतलब स्नेक होता है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे धब्बे होते हैं छोटे छोटे। तो तुम जब हाइट से देखोगे ना, कभी ये सब चीज रियलाइज करोगे, क्योंकि हम तुमको बार बार ये बात बोल रहे हैं, और कभी भी प्लेन पर चढ़ने का मौका मिले या कभी भी हाई रेज बिल्डिंग पर जाओगे तो तुम देखोगे, तो तुमको वैसा लगेगा कि जैसे एक बहुत बड़ा सांप है और उसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे हैं जो गाड़ियां हैं, और वो ऐसा सांप धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। ये पूरा पूरा सांप ही है जो आगे आगे बढ़ रहा है, एकदम स्टीडी तरीके से, फ्लूइड के तरीके से। एक फ्लूइड है और ऐसा ऐसा जैसे नदी बहती है वैसा। तो काफी सुंदर वो होता है। तब हमको इंडिविजुअल एक एक कार का मूवमेंट उतना नहीं दिखता, हमको पूरा ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है वो दिखता है। फ्लो ऑफ ट्रैफिक काइंड ऑफ, दैट इज स्टेडी फ्लो। उसमें कंडीशन यही है कि सारा जो कार है अपने सामने वाले को फॉलो करते हुए जाएगा। तो रियल लाइफ में कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट ये डिफाइन करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम 10 लोग हैं, पूरा रास्ता खुला हुआ है, 10 गाड़ियां चल रही है तो डिस्क्रीट, और उसी रोड पर पूरा जम के पूरा आगे से पीछे तक एकदम गाड़ी बैक टू बैक टू बैक टू बैक लग गई, अब एक तरीके से कंटिन्यूअस का बात हो जाएगा। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी बिकम कंटिन्यूअस। n इज अ नंबर विच कैन काउंटेबल, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। बहुत बड़े बड़े जो रैलियां होती हैं, उससे अचानक से जब रैली, पहले रैली में तो लोग दूर दूर से आते हैं तो विथ टाइम आते हैं, लेकिन जब रैली खत्म होती है तो एक समय निकलते हैं, और जब एक समय निकलते हैं तो जिस जिस रोड से निकलते हैं ना, तुम देखोगे उधर ऐसा लगता है जैसे वो जो ऊपर से देखोगे एकदम तो सर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बस सांप ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, पानी ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। तो स्टीडी फ्लो वो भी स्टीडी फ्लो है। गंगा गंगा सागर का नाम सुने हो तुम लोग? गंगा सागर, हैव यू एवर हर्ड ऑफ गंगा सागर? एनीवन? गंगा सागर एक तीर्थ है, मतलब एक बार सब लोग जाते हैं वहां। वो लास्ट स्थान है जहां पर गंगा सागर से मिलती है। गंगा नदी निकलती है गोमुख से, एक उत्तराखंड में जगह है, गंगोत्री से भी 20 किलोमीटर ऊपर गोमुख, वहां से गंगा नदी निकलती है और मूव करते हुए बंगाल की खाड़ी में जहां पर मिलती है, वो जगह का नाम है गंगा सागर। और 14 जनवरी, अभी देखो टाइम आ रहा है 14 जनवरी को वहां पर लोग जाते हैं। हमको भी एक बार मौका मिला जब हम कोलकाता में थे, कोलकाता में है, कोलकाता से लगभग 12-14 घंटे लगते हैं बस से। जब सीधे सीधे जाए तो कम ही टाइम लगता है, लेकिन उसमें क्राउड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए 12-14 घंटे लग गए थे हम लोग जाने। इतना क्राउड जाता है, इतना क्राउड जाता है, और उसमें भी हम लोग को स्टेडी फ्लो ही मेंटेन करना पड़ता है। स्टेडी फ्लो अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि हम बिल्कुल पैर के नीचे आ जाएंगे। हम कहीं भी अगर इधर उधर ज्यादा मूव करने की कोशिश की, उस क्राउड के साथ हम नहीं मूव कर रहे तो हम कुचले जाएंगे। और वो क्राउड बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। मतलब कभी कभी तो मेरे को याद आ रहा है कि इतना चौड़ा क्राउड होता था कि अगर बीच में कोई है और वो चाहता है कि इस क्राउड से हमको बाहर निकलना है, ही कांट जाएगा, चारों तरफ से उतनी ही क्राउड दिख रही है उसको। सो आई होप कि तुम लोग मतलब कभी ना कभी तो क्राउड में पड़े ही होगे तुम लोग। दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, विसर्जन, कहीं भी यू कैन फील दैट थिंग कि क्राउड का में मूव कैसे किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह पर अगर हम चले गए, तो अगर हमको अपने आप को संभालना है, बचाना है, तो ये फ्लूइड का, ये स्टेडी फ्लो हमको मेंटेन करना पड़ेगा।
सामने वाला जैसे चल रहा है बस पीछे पीछे चलते जाओ, तब तुम्हारा जहां ज्यादा दिमाग लगाए एक्सीडेंट होना तय है, गिरना पड़ना तय है, और उसमें गिर पड़ गए तो फिर दिक्कत है। नॉर्मल लाइफ में स्टेडी फ्लो मेंटेन होता है, लेकिन कभी कभी सुने होंगे, मुंबई में बहुत बार ऐसा हुआ है, या कभी कभी कोई ऐसा न्यूज आ जाता है कहीं पर बॉम्ब लगा हुआ, या कहीं पर कुछ ऐसा धमाका जैसा हो गया, या कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ, लोग अचानक से रैंडम मूवमेंट करने लगते हैं, इसको बोलते हैं भगदड़, टर्बुलेंट फ्लो। उस समय क्या होगा, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे, तो जितना उस धमाके से लोग नहीं मरते उतना लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, तब उससे डेथ होती है, क्योंकि रैंडम सब लोग मूव करने लगे ना। पहले क्या था, स्टेडी फ्लो मेंटेन हो रहा था, उस स्टेडी फ्लो में ज्यादा लोग निकल जाएंगे बाहर, लेकिन अफरा तफरी मचती है, और अफरा तफरी में सब लोग इधर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, सबको अपनी जान की पड़ी है। उसमें क्या होता है कि हम इस पैटर्न को तोड़ते हैं, और इस पैटर्न को जब तोड़ोगे तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। कोई जाके तुमसे टकराएगा, तुम जाके किसी और से टकराओगे, गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए कभी भी ऐसे सिचुएशन में अगर हम पढ़ते हैं जहां पर क्राउड बहुत ज्यादा है, तो याद रखना स्टेडी फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तुम सेफ रहोगे। जितने भी आगे की डिस्कशंस हैं वो सब स्टेडी फ्लो के लिए हैं। इफ द फ्लो इज नॉट स्टेडी देन इट इज टर्बुलेंट, एंड वी कांट से एनीथिंग अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। वेलोसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल यहाँ वाला कहाँ जाएगा, उसकी वेलोसिटी एवरी पॉइंट पर कैसे चेंज होगी, वी कांट से एनीथिंग, कोई भी कमेंट नहीं कर सकते टर्बुलेंट फ्लो पर। और स्ट्रीमलाइन को अगर डिफाइन करना हो तो वी कैन डिफाइन स्ट्रीमलाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। स्ट्रीमलाइन को भी डिफाइन कर लो। It is an imaginary line drawn joining the path of a molecule while in steady flow। अगर बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमलाइंस को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। एक वर्ड यूज किया जाता है, ट्यूब ऑफ फ्लो। तो ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ, कुछ स्ट्रीमलाइंस को ज्वाइन कर दिया गया तो ये एक ट्यूब जैसा बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। नो स्ट्रीमलाइंस शुड इंटरसेक्ट एवर। क्यों ऐसा नहीं होता, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन। मान लो एक स्ट्रीमलाइन हमने ऐसा बनाया कि यहां से मॉलिक्यूल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां जाएगा, और एक दूसरा हमने बनाया यहां पर जाएगा। अब ये अगर क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जब कोई भी मॉलिक्यूल इधर से आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, यहां से कोई मॉलिक्यूल आएगा उसके दो ऑप्शन है, तो ये दो पाथ तो नहीं हो सकता ना, प्रीडिसेसर को फॉलो करने वाला बात तो नहीं हुआ ना। इसलिए कभी भी ऐसा कंडीशन हो ही नहीं सकता कि मॉलिक्यूल वहां पर आए और उसको दो तरफ जाने का ऑप्शन हो, वो एक ही तरफ जाएगा जो उसके सामने वाला गया था, बस। इसीलिए कोई भी स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई 15-20 मिनट हमने इस पर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे छूट। आई होप कि तुम लोग को स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा भी और भी दो तीन है इरोटेशनल फ्लो। जैसे क्या होता है, मेरी ड्राइव पर अगर तुम बैठे होगे और तुमने देखा होगा, या कोई भी शीशे और वगैरह पर देखो बैठोगे तो पानी आता है, टकराता है, तो वहां पर छोटे छोटे गोल गोल ईडीज बनते हैं, गोल गोल घूमने लगता है पानी, ऐसा गाज जैसा बनता है, गोल गोल घूमने, उसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। रोटेट करने लगता है पानी अपनी जगह पर। ये रोटेशनल फ्लो मतलब रोटेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर स्टेडी फ्लो में वो सारी तरह के दूसरे फ्लो को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर लिक्विड ऐसे गोल गोल घूमने लगा, ये सब चीजें स्टेडी फ्लो में नहीं होती।
पहला इक्वेशन जो कि बहुत कॉमन इक्वेशन है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, और एक दो क्वेश्चन तो यही से बन जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का, और ये हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। पानी पटा रहे हैं हम लोग, मान लो पाइप छोटा पड़ गया, गार्डन में हम लोग पानी पटा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और पानी एक दूर तक प्लांट है उसको डालना है, और पाइप छोटा पड़ रहा है। तो नॉर्मल तरीका क्या होता है, हम लोग जहां से पानी निकल रहा होता है उसको प्रेस करके उसका मुंह छोटा कर देते हैं। ये मान लो गाड़ी धो रहे हैं और हमारे पास नोजल नहीं है, नॉर्मल पाइप की ओपनिंग है, हमको तेज पानी उससे चाहिए, तो क्या करते हैं, मुंह को ऐसे दबा देते हैं, पानी बहुत पतले साइड से निकलता है और तेज निकलता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेली लाइफ में बहुत ही यूज है। अगर मैं एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप कंसिडर कर रहा हूं, ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप है, यहां पर क्रॉस सेक्शन है A1 और यहां पर क्रॉस सेक्शन है A2। तो यहां से जो भी लिक्विड इसके अंदर जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी है V1 और यहां से जो भी लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी है V2, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि देखो, इसके अंदर ये जो हमने A1 और A2 बाउंड्री बनाई है, इसके अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें जितना लिक्विड अगर हम इन कराएंगे उतना ही लिक्विड को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लिक्विड इसके अंदर स्टोर होता चला जाए और स्टोर होता चला जाए। हमारी ये पाइप का जो एरिया है और जो वॉल्यूम रादर, ये फिक्स्ड है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ ऑलरेडी, दिस इज नॉट एम्प्टी। देखो क्या होगा कि एक बार जब फ्लूइड फ्लो हमने मेंटेन कर दिया, पहले नहीं, पहले मान लो ये पूरा पाइप खाली है और पानी यहाँ से इंटर किया, तो ऐसा नहीं कि पानी यहाँ से निकलेगा। पहली बार पानी जब, जैसे मान लो पाइप है हमारा और हमने पूरा पाइप पानी खाली है और हमने पाइप को एक एंड से लगा दिया टैप से, तो पहले पाइप के दूसरे एंड से तुरंत पानी नहीं निकलता, पूरा पाइप पहले पानी से भरता है। उस कंडीशन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वी आर नॉट काउंटिंग दैट। एक बार फ्लूइड फ्लो मेंटेन हो गया, अब क्या है, पानी बाहर दूसरे एंड से बाहर निकलने लगा, तब हम कोई भी दो पॉइंट को, दो क्रॉस सेक्शन को ले रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जो पाइप यूज करते हैं उसमें सेम क्रॉस सेक्शन होता है थ्रू आउट, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन चेंज हो तो क्या होगा, ये हमको समझने की बात है। तो इस रीजन में जितना पानी पहले था उतना ही होना चाहिए। अगर इस यहाँ पर पानी मान लो जितना आ रहा है और जितना पानी जा रहा है, अगर इसमें दोनों में डिफरेंस हुआ तो दो बातें हो सकती है, पानी आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो स्टोर होने लगेगा, फट जाएगा पाइप यहाँ से। और ये भी हो सकता है कि मान लो पानी जितना आ रहा है उससे ज्यादा चला जा रहा है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर कुछ देर के बाद। ये दोनों नहीं होते, तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं। दो टर्म है बार बार मैं यूज करूंगा, एक होता है वॉल्यूम फ्लो रेट और एक होता है मास फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट और एक होता है मास फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग लिखते हैं डी कैपिटल V बाई dt, और मास फ्लो रेट को लिखते हैं हम लोग dm अपॉन dt। कैसे इसको निकालते हैं और इसका रिलेशन हमेशा के लिए हम एक फिक्स कर लेंगे। जैसे सोचो ये एक पाइप है, हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, लेकिन अब उसको प्रूफ करने वाले हैं। ये एक पाइप है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और है ए इज द क्रॉस सेक्शन, और इससे लिक्विड बाहर जा रहा है विथ वेलोसिटी v। हमसे पूछा गया कि कितना लिक्विड एक सेकेंड में इस पाइप से बाहर निकलेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड और रादर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू द पाइप
पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, इसी को वॉल्यूम फ्लो रेट, एक्चुअली यही है वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि जितनी इसकी वेलोसिटी है उतने लेंथ का, जैसे वेलोसिटी v है तो v लेंथ का एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। इतने के अंदर जो लिक्विड है ये 1 सेकेंड में बाहर निकल जाएगा, यस और नो। यहां तक है, क्योंकि पूरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके आगे मतलब ये बाउंड्री हमारा v है, इसके पहले कोई मॉलिक्यूल यहां पर है तो उसका तो डिस्टेंस v से कम है। 1 सेकेंड में v डिस्टेंस तो कवर करेगा ही लिक्विड, तो यहां वाला तो तुरंत बाहर निकल जाएगा। यहां वाला जो बाउंड्री पर लिक्विड है जो v लेंथ पर है, इसको 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन इसके बाद जो ये मॉलिक्यूल्स है ये v से ज्यादा है, इनको 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा बाहर जाने में, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यहां तक का सारा जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या ये जो शेडेड पोर्शन हमने बनाया है, क्या इतना समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन में जो भी लिक्विड है, जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, दैट इज गोइंग टू कम आउट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। क्या ये बोल सकते हैं volume of liquid coming out through the pipe per second is nothing but equals to the volume of cylindrical region of length v, and that is nothing but equals to a cross section area a into v। क्रॉस सेक्शन एरिया a है, लेंथ v, तो ये हो गया a into v, और यही है वॉल्यूम फ्लो रेट। यस और नो, है ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट अभी भी हमसे पूछा जाए तो हम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो क्रॉस कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वॉल्यूम फ्लो रेट किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर लिखेंगे तो होता है a इंटू वी। मास फ्लो रेट ये होता है रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है मास फ्लो रेट। अब जैसे मैंने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ मास का ही कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जितना पानी इसके अंदर जाएगा उतना ही पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कितना पानी जा रहा है, तो यहाँ पर मास फ्लो रेट क्या होगा, रो इंटू a1 v1। तुम चाहो तो यहाँ पर रो1 भी लिख सकते हो, यहाँ पर रो2 भी लिख सकते हो, लेकिन पहले ही हमने कहा था कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, तो दोनों पर डेंसिटी सेम करनी पड़ेगी। डेंसिटी कैसे चेंज हो सकता है, इसलिए हम लोग रो1 रो2 को रो ही लेंगे, रो1 रो2 अलग अलग नहीं ले सकते। तो according to conservation of mass, volume of liquid entering per second, और या फिर mass of liquid ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। mass of liquid entering at A1 is equals to mass of liquid leaving at A2, और यहां से रो A1 V1 is equals to रो A2 V2, this row will get cancelled, और सिंपली हमारा A1 V1 is equals to A2 V2, ये कंडीशन है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। आई बात समझ में। और इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। कभी कभी यही भी पूछा जाता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स का कौन सा कंजर्वेशन लॉ इसको ओबे करता है और इसके पीछे मतलब प्रिंसिपल में है, तो ये हमारा है।
अब इस पर एक जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला। जितना एग्जाम होगा तुम देखना ये क्वेश्चन रिपीट होगा बार बार। इस तरह से 3 क्रॉस सेक्शंस हमको दिए गए हैं। ये है कैपिटल ए, ये है A1 और ये है A2। अब यहां पर एक बार ध्यान से समझना है। देखो, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड यहां से इन करे और इन दोनों से बाहर निकले। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि यहां से लिक्विड इन कर रहा हो, यहां दोनों से बाहर निकल रहा हो। ऑब्वियस ही बात है कि जितना इन करेगा जितना जाएगा वो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। यहां पर अगर V1 से जा रहा है, यहां पर अगर V2 से जा रहा है, तो इस सिचुएशन के लिए हम लिख सकते हैं कि अगर V से इंटर कर रहा है तो A into V, that is the volume of liquid entering in this region, that must be equals to A1 V1 plus A2 V2। ये हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन कभी कभी हमारा जो डायग्राम है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में वेरिएशन आजकल डालने लगे हैं। इसमें हमको बस ये चेंज करके यहां पर ये V1 जो V2 है उसका डायरेक्शन सिर्फ ऐसा कर दिया लेट से। अब ये जो लिक्विड है ये भी इनकमिंग हो गया और ये V2 कायदे से ये भी इनकमिंग हो गया और ये आउटगोइंग हो गया। तो टोटल इनकमिंग इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग, हमको यही इंश्योर करना है। तो इनकमिंग कौन कौन है? A इंटू V, A2 इंटू V2, और आउटगोइंग कौन है? A1 V1। तो यहां पर हमारा रिलेशन जो होगा वो A इंटू V प्लस A2 इंटू V2 इज इक्वल टू A1 इंटू V1। ये जो एरोज हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना। कभी भी तीनों इनकमिंग नहीं हो सकते, कभी भी तीनों आउटगोइंग नहीं हो सकते। इसमें से एक दो इनकमिंग हो सकते हैं, एक दो आउटगोइंग हो सकते हैं। जैसे पहले में एक इनकमिंग था, दो आउटगोइंग था, तो एक इनकमिंग को दो आउटगोइंग से इक्वेट कर दिया। डेंसिटी तो हर जगह सेम है, इसलिए रो लिखने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये रिलेशन बन जाएगा और बहुत एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? पहला इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये जो टैप है, हमने एक दिन तुम लोग को याद होगा पूछा था क्वेश्चन कि टैप को जब हम स्लोली बंद करते हैं तो पानी का शेप बिल्कुल ऐसा क्यों हो जाता है। ये एक्सप्लेन किया जा सकता है और इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जैसे मान लो ये हमारा टैप है, तो जो वाटरफॉल होता है, अगर स्टेडी फ्लो की बात की जाए तो कुछ ऐसा, और ये पतला होता चला जाएगा और हो सकता है इसके बाद बिखरने भी लगे। वाई दिस इज टेकिंग अ शेप समथिंग लाइक दिस? बिकॉज कि यहां से जो लिक्विड गिर रहा है ना नीचे, मान लो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है A और यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, मैं कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी को 0 ले लेता हूँ। वैसे तो 0 से नहीं निकलता, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, बट वो भी अपन पहले से एज्यूम नहीं कर सकते। तो वी एज्यूम कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी के कारण ये जो मॉलिक्यूल है इनकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर ये h डेप्थ नीचे चले गए ना, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इनकी हो जाएगी √2g फ्री फॉल कंडीशन। और जैसा मैंने कहा, या फिर v को 0 मतलब v को 0 लोगे तो फिर ये कैसे, अपन u को कुछ वैल्यू दे ही लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम फ्लो रेट 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर से u, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी u² प्लस
2gh अंडर रूट ओवर, ये वेलोसिटी हो जाएगी इस पॉइंट पर। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, a इंटू यू इज इक्वल टू, यहां पर क्रॉस सेक्शन अगर स्मॉल ए है तो स्मॉल ए इंटू अंडर रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन कितना होगा ये हम इजिली निकाल सकते हैं, और देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम h बढ़ाते चले जाएंगे क्रॉस सेक्शन कम होता चला जाएगा, इसलिए और नीचे जाने पर और पतली धार हो जाएगी। तो ये भी हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही सॉल्व होता है। फ्लूइड फ्लो में दो ही फॉर्मूले हैं, एक जिसके बारे में हमने बात कर ली और दूसरा है बर्नौलीज थ्योरम। वैसे तो ये थ्योरम बहुत ज्यादा आप लोग के लिए काम का नहीं है, काम का इन द सेंस कि इसका प्रूफ काम का नहीं, और इसके एप्लीकेशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, न्यूमेरिकल ही बनते हैं, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या है, और इससे बहुत सारे एप्लीकेशन डेराइव होते हैं। मतलब हमने तुम लोग से पूछा था कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है एयर में, तो उसके पीछे भी बर्नौलीज थ्योरम का ही हाथ है। क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम? देखो, बर्नौलीज थ्योरम मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो तो ज्यादा अच्छा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बार ये क्वेश्चन, बर्नौलीज थ्योरम विच प्रिंसिपल को ओबे करता है, विच फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स को ओबे करता है, तो यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कोई भी बॉडी के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पहले भी बहुत बार लगाया है, और इसको क्वेश्चन हमने वर्क एनर्जी पावर में सॉल्व किया है। एक एग्जांपल के लिए तुमको बताऊं, तो जैसे मान लो ये एक सिचुएशन है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसको हमने रिलीज किया, तो जब यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जो टोटल एनर्जी है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, फ्रिक्शन नहीं है, जीरो, फ्रिक्शन जीरो कर दो स्मूथ करने के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपन क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो टोटल एनर्जी में हम लोग को कौन कौन सी एनर्जी आती है, तो एक आती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी आती है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर है तो, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल नहीं है तो ये गायब हो जाएगा, और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी निकाल के सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है। तो ये एक ब्लॉक है, इसका एक पर्टिकुलर मास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो हम निकाल सकते हैं। ये हाइट अगर हमको दे दी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम निकाल सकते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल पाओगे? जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए समझो कि ये बर्नौलीज थ्योरम हम कैसे लगाए, है ऑफ एनर्जी, लेकिन कैसे हम लगा पाएंगे। एक नदी है और या फिर एक पाइप समझ लो, पाइप, एक पाइप है जो ऐसा वर्टिकल प्लेन में है, नीचे से ऊपर ऐसा फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन भी उसका चेंज हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन है। यहां से लिक्विड अंदर जा रहा है और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, काइंड ऑफ, एंड दिस आर एट डिफरेंट वर्टिकल हाइट फ्रॉम द सरफेस। बहुत सारे इंडस्ट्री में जाओगे, बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट में जाओगे, तो ऐसे पाइप लगे होते हैं जिससे वाटर का फ्लो मेंटेन किया जाता है। जैसे ऊपर से टंकी से पानी आ रहा है
या फिर स्टीम, बहुत सारा एसी का वेंट, कुछ बहुत सारा ऐसा पाइप लिक्विड फ्लो करता है ना। द क्वेश्चन इज कि अगर हमने यहां पर भी एक पॉइंट ले लिया लेट से ए और यहां पर एक पॉइंट ले लिया लेट से बी, अब तुम यहां पर टोटल एनर्जी में क्या लिखोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको लिखना है तो कौन कौन सी एनर्जी लिखेंगे, पहली बात। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी में मास को क्या लेंगे, हम कितना लिक्विड, ये तो कंटिन्यूअस चीज है ना, लिक्विड इज अ कंटिन्यूअस थिंग, ये पूरा लिक्विड ही है, हम कितने का मास पकड़े। और अगर तुम पूरा लिक्विड का मास अगर लेने लगोगे तो सोचो ये पाइप कितना बड़ा है। सोचो अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी का सप्लाई हो रहा है अलग अलग एरिया में, अलग अलग। अगर हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछते हैं तो तुम क्या, जहां से पानी निकल रहा है वहां से लेके और तुम्हारे घर तक का पानी का टोटल पहले वॉल्यूम निकालोगे, फिर मास निकालोगे, फिर ऐसा थोड़े ना करेंगे। फिर हम नदी का काइनेटिक एनर्जी निकालना होता तो फिर दिन बीत जाएगा हम लोग का। तो मास क्या ले, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के अगर एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अपन अगर मास लेना चाहते हैं तो क्या हम मास ले सकते हैं? नहीं। इसलिए जब हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो टोटल एनर्जी का टर्म है, वो टोटल एनर्जी में हम कभी भी टोटल एनर्जी एज सच नहीं लेते, हम टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। मतलब अगर हमने यूनिट वॉल्यूम अगर यहां पर कंसिडर किया, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, वैसा करके यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें टोटल एनर्जी में हमारा उसका कितना होगा, और यहां पर अगर हमने एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर किया उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये हम कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कंप्लीट टोटल एनर्जी नहीं ले सकते, हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड वेरी मच clear about that, we take energy per unit volume for continuous फ्लूइड चंक में नहीं होता कि एक फ्लूइड जा रहा है, दूसरा फ्लूइड जा रहा है, जैसे डब्बे जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, वैसा नहीं होता, कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो उस केस में अपन इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब नहीं कर पाएंगे, तो अपन यूनिट वॉल्यूम का कंसिडर करते हैं। इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली है क्या, ये एनर्जी डेंसिटी ही तो है। दिस टर्म इज एनर्जी डेंसिटी। और टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड में 3 टर्म होते हैं। अगर हम टोटल एनर्जी और टोटल डेंसिटी फ्लूइड अगर ले, तो जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है तो टोटल एनर्जी में 2 टर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में एक ग्रेविटेशनल और एक स्प्रिंग। उसी तरह से यहां पर टोटल एनर्जी डेंसिटी जब हम लेंगे तो इसमें 3 टर्म होंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका टर्म आता है हाफ रो जी स्क्वायर। कैसे आता है ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है रो जी एच, और तीसरा ये होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक नया टर्म है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है सिंपली पी। और टोटल एनर्जी हमको निकालना हो तो ये तीनों का सम, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, ये हो गया टोटल एनर्जी। और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, किसी भी 2 पॉइंट पर अगर हम लगाएंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा।
इसी को बोलते हैं हम लोग बर्नौलिस थ्योरम। दूसरे तरीके से इसको अगर लिखना हो, मैं अभी प्रेशर एनर्जी को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। दूसरे तरीके से अगर इसको लिखना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बेसिकली उसी बात को दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप से करने का तरीका है। जैसे हमने यहाँ पर ये पाइप बनाया है, तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट अगर 2 हो गया, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वेट कर दिए। यही होता है बर्नौलिस थ्योरम। प्रेशर एनर्जी एक नया टर्म तुम लोग के लिए आया है। क्या है ये प्रेशर एनर्जी? कोई बताएगा? व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? व्हाई दिस टर्म इज कमिंग? सॉलिड के केस में तो ये नहीं आता था। बताइए। देखो, ये जो फ्लूइड है, अरे टाइम के साथ बच्चे ऐसे गायब हो जाता है। 16-17 बच्चे ज्वाइन किए थे आज, अभी 12 ही बच्चे। वाह। देखो, दो ब्लॉक को अगर आजू बाजू में हम रखते हैं, बिल्कुल सटा के रखते हैं, हमने गैप दिखाया है लेकिन ये बिल्कुल सटा के रखे हैं, और हम इसको भी मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, इसको भी मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, क्या इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल लगेगा? तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो लगेगा क्या? एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं सब लोग? है ना? तो आवाज तो जा ही रही है सबको, नहीं क्या? बताइए। तुम लोग आंसर भी नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे, पक गए क्या पढ़ते पढ़ते? अगर ये दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, और दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दोनों अगर टच भी कर रहे होंगे तो नॉर्मल जीरो लगेगा। नॉर्मल नहीं लगता। टच कर रहे हैं बट वेलोसिटी सेम है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही लिक्विड अगर फ्लो कर रहा हो और हम कोई भी इमेजिनरी ऐसा एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया है कि इधर का लिक्विड इसको इधर पुश करने की कोशिश करेगा और इधर का लिक्विड इसको इधर पुश करने की कोशिश करेगा। सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तब भी ये बात होगी, लिक्विड पुश करेगा ही करेगा। यहां पर प्रेशर भी वर्क करता है। प्रेशर हैज एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज पुशिंग द लिक्विड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई देयर इज एनर्जी कॉल्ड प्रेशर एनर्जी कम्स इन पिक्चर। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली पी ही हो जाता है, मतलब प्रेशर एट दैट पॉइंट। ये टर्म एक्चुअली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बट ये प्रेशर ही आ जाता है। डायमेंशन वाइज अगर देखोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन अगर तुम निकालोगे एनर्जी डेंसिटी का, तो ये आ जाएगा ml-1t-2। प्रेशर का ही डायमेंशन आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो लिक्विड में तीन तरह के डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हम कंसिडर करते हैं। तीन टर्म्स, एक है प्रेशर एनर्जी, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक है काइनेटिक एनर्जी। एंड इन सबको हम पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, और किसी भी दो पॉइंट पर अगर स्टेडी फ्लो मेंटेन कर रहा हो तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। आज हमने इसका प्रूफ नहीं बताया है, जरूरत पड़ा तो हम बताएंगे, अदरवाइज प्रूफ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि
प्रूफ बताने में बच्चे क्या करते हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते हैं। थोड़ा प्रूफ ट्रिकी होता है, डिफिकल्ट दिखता है, इसलिए मैं पहले इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, पहले इसके सारे एप्लीकेशंस बता दूंगा। अगर लगे कि सर अब प्रूफ भी बता दीजिए तो प्रूफ बता देंगे, लेकिन हमको ये पता है, समझ में आना चाहिए, एप्लीकेशन हमको अच्छे से फोकस करने हैं। तो कल हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पर बात करेंगे, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल, दोनों के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।